हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विंझों वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियांग पर। आज मैं नाइट कॉल का पार्ट 14 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन मतलब किसी से भी एक दिन इंतज़ार नहीं होता है यार। मैं भी जब विंझों वर्ल्ड का जो FF आता है ना, मैं एक बार सुनने के बाद इंतज़ार ही नहीं कर पाती हूँ दूसरे एपिसोड के लिए। तो मैं समझ सकती हूँ कि नाइट कॉलर के लिए, जो कि इतना अच्छा स्टोरी है, मेरा बताने का तरीका भले ही अच्छा ना हो पर स्टोरी तो अच्छी है, तो आप लोग इंतज़ार करते हो। मैं जानती हूँ कि जितना आप लोग वेटेड फॉर हिम के लिए इंतज़ार नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग नाइट कॉल के लिए इंतज़ार करते हो। पर मैं क्या करूँ, पहले तो मैंने अपनी आवाज़ ही खो दी थी। उसके बाद जब मेरी आवाज़ वापस आई तो मेरे भैया घर में रह रहे थे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ नाइट कॉल का पार्ट 14 ऑन योर हैंड्स। झाओ को दूसरे दिन वेम्पायर बनाने वाले थे और वेन अभी भी कोशिश कर रहा था कि झाओ अपना फैसला बदल दे। बाकी के वेम्पायर्स वेन से इस बारे में बातें कर रहे थे। वेन अंदर ही अंदर जानता था कि आशु को बदलना ही उसके साथ लंबे समय तक रिश्ते को बनाए रखने के लिए अच्छा है। दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे। आशु हर बार खुद को बदलने बोल देता था, यहाँ तक कि आशु ने वेन को छोड़ देना की धमकी भी दी थी। वेन के पास झाओ की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये बात अलग थी, झाओ वेन को मनाने में कामयाब था। झाओ जानता था कि इन सब बातों का वेन के दिल पर क्या असर होगा, और झाओ ये भी जानता था कि वेन कितना टेंशन में है, लेकिन झाओ खुद नहीं डरा। वेन ने झाओ को डिनर और डेट के लिए बोला और जितना हो सके उसके बिना धूप में रहने के लिए बोला। वेन चाहता था कि झाओ बदलने से पहले अपनी पहले की लाइफ अच्छे से जी ले। झाओ ने वेन का हाथ पकड़ा लिया और अपने पुराने घर का दरवाज़ा खोला जहाँ झाओ और हानिंग रहते थे। झाओ के जाने के बाद हैन ताले नहीं बदले थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हानिंग को रूममेट मिल गया था। झाओ के बदलने से पहले झाओ इस घर में लास्ट टाइम आया था। झाओ अपनी कुछ चीज़ें लाना चाहता था और हानिंग के साथ दिन के मौज मस्ती को बाय बोलना चाहता था। झाओ ने हानिंग से मिलने के लिए दरवाज़ा खोला। हानिंग ने मुस्कुराते हुए झाओ को वेलकम किया। जैसे ही हान की नज़र उस पर गई, वो भय से कोट बैठा। वेन के सिंह जिशु हान वेन की ओर देख रहा था। क्या तुम्हें यकीन है? झाओ वेन के गुस्से को शांत करने के लिए वेन का हाथ दबाया और आगे बढ़ते हुए बोला, ये ठीक है। हैन इसे अंदर आने के लिए बोलो। वेन इंतज़ार कर रहा था। वेन ने अचानक ही आशु को वापस खींच लिया। हान के अलावा यहाँ कौन रहता है? क्या? झाओ बोला। हान को नया रूममेट मिल गया है। अरे हाँ, हान बोला, ये लियांग है। वो मेरा नया रूममेट है। एक लंबा सुंदर सांवला रंग का लड़का सामने था। उसकी भूरी आंखें, चमकदार मुस्कान, उसकी बॉडी इतनी अच्छी थी, झाओ देर तक उसे घूरता रहा। हेलो जिसू, वो मुस्कुराया। तुम कैसे हो? वेन ने आशु को और पीछे की ओर खींच लिया और उसके सामने खड़ा हुआ। वेन ने उसका हाथ पकड़ा। ये तुम? वेन लियांग को अपनी लाल आंखें दिखा रहा था। ये वो है जो आशु को शर्टलेस पिक्स भेज रहा था। मार सारे को चप्पल पकड़ के यहीं पर। तो तुम यही हो? लाव वेन। झाओ वेन के गुस्से के पीछे के कारण को जाने बिना ही उसे दाता। लियांग मुस्कुरा रहा था। उसकी भूरी आंखें चमक रही थी। मैं देखता हूँ, वो मुस्कुराया। मुझे समझ आ गया कि हैन तुम पर भरोसा क्यों नहीं करता। रुको, वेन अब से ज़्यादा सिक्योर कभी नहीं था। दूर, क्या हो रहा है?
हान झाऊ से बोला और उसे देखने लगा। ये क्या हो रहा है? झाऊ बोला, मुझे नहीं पता। और घर के अंदर आने के लिए दरवाजे के अंदर और वैन के पौधे के बीच था। माफ़ करना लियांग, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। झाऊ ये सब शांत करना चाहता था। झाऊ वैन की ओर इशारा करते हुए वैन के सिंह, ये वैम्पायर है, लियांग बोला। और झाऊ बोलते बोलते रुक गया। क्या? हैन डरा हुआ था। कुछ नहीं, लियांग मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वो वैन को देख रहा था, जो जानता था कि ये मजाक नहीं था। हमें जाना होगा, वैन अचानक बोला। फिर आशु से बोला, क्या नहीं, हमने ये क्लियर कर दिया है लाओ वैन। वो धीरे से बोला, अपने गुस्से पे काबू रखो, मैंने कहा हमें जाना चाहिए। ये पहली बार था जब वैन झाऊ पर चिल्ला रहा था। झाऊ हैरान था, क्या बकवास है, मुझ पर मत चिल्लाओ। झाऊ स्ट्रिक्टली बोल रहा था, तुम जाना चाहते हो, अकेले चले जाओ। वैन ने आशु के दोनों हाथ पकड़े और धीरे से बोला, तुम नहीं समझते, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। क्यों नहीं? क्योंकि लियांग तुकते हुए बोला, वैन को लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। लियांग मुस्कुराया, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूँ। लियांग झाऊ को आँख मार रहा था। क्या कोई समझा सकता है क्या हो रहा है? हैन परेशान था। चुप रहो, हैनिंग, सब एक साथ बोले। एक ह्यूमन वैम्पायर किलर वैम्पायर से डेट कर रहा है, क्या बुरा इत्तेफाक है। ताली बजाने लगा, मतलब अपना जो लियांग है वो ताली बजाते हुए बोला कि एक वैम्पायर किलर एक वैम्पायर को डेट कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? वैन एक बार फिर लियांग के पास से झाऊ को हटाया। आशु, हमें जाना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ सेफ नहीं रख पाऊँगा। क्या मतलब है इसका? बार बार किसी डरे हुए वैम्पायर को देखना मजाकिया है। लियांग हंस रहा था। तुम्हारी जैसे लोग घमंडी है। झाऊ अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो चाहता क्या है। ये बेतुकी बातें खत्म हो। सुनो, तुम जो भी हो, लियांग हो या जो भी हो। झाऊ अपने शोल्डर उचकाते हुए बोला, क्योंकि तुम सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ मेरे बॉयफ्रेंड को इतनी बेइज्जती से उसके बारे में बोलना का क्या कारण है? वैम्पायर्स को ह्यूमन के साथ डेट नहीं करना चाहिए, खासकर ह्यूमन वैम्पायर किलर को तो बिल्कुल भी नहीं। लियांग बोला, तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। झाऊ चिल्लाया, वैसे भी मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? तुम हो कौन? तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखती। वैन गर्व से और प्यार से आशु को देख रहा था। आशु जहाँ भी होता वैन को सेफ फील होता। तुम्हारा क्या मतलब है? लियांग के पास पूछने का हक नहीं था, फिर भी पूछा। लियांग वैन की ओर मुड़ा, तुम्हारी परेशानी क्या है? खून पीने वाले तुम वैम्पायर किलर बन रहे हो क्या? तुमने सड़ा हुआ खून पिया? लियांग गुस्से से आगे आया, क्या तुम जोखिम जानते हो? वैन अपनी मुट्ठी बंद करता हुआ अपने गुस्से को काबू में कर रहा था। झाऊ बोला, ये मेरा फैसला था और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे फैसले पे ध्यान देने का अधिकार है। तुम मर सकते हो। लियांग चिल्लाया और झाऊ के पास आकर उसके शोल्डर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कमबख्त कुत्ते। वैन ने उसे धकेला बालकनी तक। अपने
गंदे हाथ आशु से दूर रखो। वेन ज़्यादा ही जेलस फील कर रहे हैं। लियांग फिर से खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, क्या तुम सच में यहाँ परेशानी खड़ी करना चाहते हो? यहाँ मेरी जगह पर? वेन बोला, तो फिर कभी आशु को मत छूना। वेन सांसें ले रहा था और हमारे मामले में मत बोलो। वेन झाऊ का हाथ पकड़ा और जाने वाला था। लियांग चिल्लाया, अगर झाऊ मर गया तो उसका इल्ज़ाम तुम पर लगेगा। वेन रुक गया। दूसरे दिन वेन बिस्तर पे चुपचाप बैठा था। जब से वेन उठा था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वही बैठे हुए सोच रहा था, लाओ वेन, आशु वेन की गोद में वेन का जो जांग समझते होंगे आप लोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर हाथ रखा। क्या हुआ? क्या तुम आज को लेके परेशान हो? वेन सांस लेते हुए, आशु क्या होगा अगर ये काम नहीं करेगा? अगर तुम जागे नहीं तो? वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, यहाँ तक कि दावू ने भी कहा था, अपनी पूरी पावर के बाद भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये सफल होगा। वेन, क्या तुम उस वेयरवुल्फ के बातों के बारे में सोच रहे हो? पिछले दिन वैम्पायर किले पे वापस आने के बाद वेन ने आशु को सब कुछ समझा दिया था। झाऊ बोला, वो बस तुम्हें भड़का रहा था, मुझे पता है। वेन बोला। झाऊ वेन के शोल्डर पर सिर रखता हुआ बोला, मुझे तुम पर भरोसा है। जो लियांग है ये और कोई नहीं बल्कि क्या बोलते इसको, वेयरवुल्फ अजीब सा नाम होता है, वो है। वेन ने झाऊ को हक कर लिया। वेन झाऊ के माथे पर अपना गाल टिकाते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी बात सुनो। झाऊ खड़ा हुआ। अगर कुछ भी होता है, झाऊ अपने हाथ वेन के फेस पर रखा और उसकी आंखों में देखा, अगर कुछ भी होता है, मैं नहीं जानता, तुम्हें जिंदा रहना होगा, कि किसी ऐसे को खोजना होगा जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा, जो तुम हो और तुम्हारी कमियों को एक्सेप्ट करेगा और तुम्हारी अच्छाई को संभालेगा। झाऊ झुका और उसकी लिप्स पर हल्का सा किस किया। मेरी इच्छा है और मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी। आशु वेन की आंखें लाल हो गई। ऐसा मत बोलो। वेन ने झाऊ के दोनों हाथ जोड़े और उन पर झुक गया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक ही हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी को कभी नहीं चाहूँगा। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, किसी भी तरीके से नहीं, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। वेन ने आशु के हाथों को किस कर लिया। तो फिर मुझे पर और खुद पर भरोसा रखो। आशु मुस्कुराया। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शाम हो गई है, हमें शुरुआत करनी चाहिए। लो दरवाजे के पीछे से बोली, रात बुला रही है। आशु मुस्कुराया। वो वेन के टेंशन को कम करने के लिए काफ़ी नहीं था। झाऊ बिस्तर पर वापस लेट गया और अपनी बाहों को फैलाया। मतलब अब अपना झाऊ तैयार है अपने बॉडी से एक एक खून के कतरे को निकलवाने के लिए। वेन आखिरी बूंद तक उसका खून बहाने के लिए तैयार था।
क्योंकि किसी ने भी उसका खून पीने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए वेन उसका खून पुराने तरीके से निकाल रहा था, जब तक झाऊ बेहोश ना हो जाए। जब झाऊ का दिल धड़कना रुकता है, वेन को अपना खून झाऊ को पिलाना होगा और अपने आशु को मरते हुए देखना होगा। अपने प्यार को आंखों के सामने मरते हुए देखना बहुत दर्दनाक होता है यार। दिल रोता है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। वेन कमरे में घूम रहा था और लेरिस आशु के शरीर में ट्यूब लगा रही थी, जिसके जरिए वो उसका खून निकालेंगे। इन्हें निकालो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं करूँगा। वेन झाऊ अपना सिर हिलाते हुए बोला। बहुत देर हो गई है। वेन जियांग के शोल्डर को पकड़ता हुआ बोला। क्या होगा अगर ये काम नहीं करेगा? मास्टर, शांत हो जाइए। हम देखेंगे कि ये सब कुछ ठीक हो। मैं इसे नहीं देख सकता। वेन बाहर निकला और दरवाज़ा बंद। ये अच्छा है, अगर वो ऐसा ना करे, झाऊ बोला। वेन ने दरवाज़ा खोला और फिर से अंदर आ गया। क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया? झाऊ वेन को बुलाया। यहाँ आओ। वेन बिना मर्जी आशु के बिस्तर के पास पहुंचा। ठीक है आशु, मैं मुझे पता है। झाऊ मुस्कुराया। मैं ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम शांत हो जाओ। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं, जियांग बोली। मास्टर, इन्हें बेहोश होने में थोड़ा समय लगेगा। झाऊ बोला। तब तक मुझसे बात करो, जब तक मैं सो ना जाऊँ। मेरे साथ रहो। आशु वेन बिस्तर के पास बैठ गया और अपना सिर आशु के गोद में रख दिया। तुम्हें मुझे पर मरना नहीं चाहिए। झाऊ वेन, क्या तुम्हें कभी सूरज की याद आती है? तुम मेरे सूरज हो। वेन बोला। ऐसा लगता है जैसे तुम पर धूप है। तुम जहाँ भी होते हो चमकते हो, और जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं उस धूप को पकड़ना चाहता हूँ। आशु, तुम मेरी रोशनी हो। झाऊ बोला। जब तुम इंसान थे तो कैसा था? जब मैं छोटा था, मेरे मम्मी पापा नहीं रहे थे, मैं अकेला रहता था। क्या तुम्हें किसी की याद आती है? मम्मी पापा के सिवा मुझे किसी की भी कभी कमी महसूस नहीं हुई। वेन की आवाज़ में दर्द था। लेकिन फिर मैं जियांग से मिला और हम यहाँ हैं। झाऊ बोला। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे पहले कोई और था? तुम ही मेरे सब कुछ हो। वेन प्यार से बोला। तुम बताओ आशु, किसी को भी नहीं? क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आती है? वेन बोला। कभी कभी। वेन बोला। जब हम पहली बार मिले थे तो तुम मुझसे डरे क्यों नहीं थे? आशु, क्या तुम सुन रहे हो? आशु, वो बेहोश है। जियांग बोली। कुछ और टाइम में मैं ये नहीं कर सकता। वेन बोला। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं नहीं देख सकता। सब कुछ हटा दो। वेन सितब को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन लुओ ने वेन को वापस खींच लिया। मुझे जाने दो। मैं आशु को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकता। अगर वो नहीं जागा तो क्या होगा? लुओ बोली। आपको शांत हो जाना चाहिए। वो रुक जाए। उसकी दिल की धड़कनों को सुनो, और जब तक
जब वो रुक जाए तो उसे अपना खून देना। आखिरी धड़कन। वेन अपना सिर पकड़ता हुआ बोला, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आशु को मार रहा हूँ। वेन आगे पीछे घूमता हुआ बोला, मैं आशु को मार रहा हूँ मास्टर। आपके खून देने से वो जिंदा हो जाएगा। जियांग बोली। लो बोली, सुनो। धड़कनों के रुकने की आवाज़। अब लो चिल्लाई। वेन केसिंग लो ने धक्का दिया वेन को। मास्टर, आपका खून। जियांग बोली, उसे अपना खून दो। वेन आगे आया, अपनी कलाई को काटा और आशु के शरीर में जितना हो सके उतना डाला। आशु, तुम मेरी वजह से मर नहीं सकते। वेन के हाथ काँप रहे थे। ठीक है, ये काफ़ी है। लो बोली, ये ठीक है। लो ने वेन की कलाई को हटा दिया और आशु का चेहरा पोंछ दिया। बचा हुआ खून। जियांग बोली, मास्टर, अब हमें इंतज़ार करना होगा। जियांग लोगों को इशारा करके बोली और दोनों कमरे से बाहर चले गए। वेन ने आशु के हाथ को पकड़ा जो अभी भी गर्म था। वेन आशु के सोते हुए चेहरे को सहला रहा था। बालों में उंगलियां फैला रहा था। मेरे सोते हुए राजकुमार, तुम मर नहीं सकते। तुम्हारे जागने के बाद हमारी बॉडी वैम्पायर सेम होगा। अब तुम मेरे छूने से नहीं घबराओगे। वेन ने आशु के हाथ को दबाया। तुम्हारी आंखें लाल रंग में खूबसूरत लगेंगी। वेन झाऊ को देख के मुस्कुराया। तुम्हारे होठ। वेन ने झाऊ के नीचे के होठ को अंगूठे से सहलाया। मैं तुम्हें इस बात की चिंता किए बिना किस कर पाऊंगा कि तुम्हें ठंड लगेगी। वेन के आंसू बहने लगे। मैं कितना सेल्फिश हूँ। मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए ये सब कर रहा हूँ। 12 घंटे बीत गए। आशु जाग क्यों नहीं रहा? वेन घबरा गया। तुमने मुझे कहा था कि मुझे उसके शरीर के ठंडे होने का इंतजार करना चाहिए। ये हो चुका है। वेन ने झाऊ को शोल्डर पर उठा लिया। प्रिंसेस स्टाइल में। मैं झाऊ की ठंडी बॉडी वेन के शोल्डर में थी। वेन बाहर निकलने लगा। वेन जाने लगा कि कहाँ जाना है। स्टोरी यही ख़त्म हो रही है दोस्तों। जानती हूँ आज का थोड़ा इमोशनल था और यही कारण था जो मैंने अपनी आवाज़ ही खो दी थी। मतलब मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ तो मैं अपनी आवाज़ खो देती हूँ। तो अब डर लग रहा है फिर से आवाज़ ना खो दूँ। बाकी आप सबको कैसा लगा ये बताइएगा और आने वाले पार्ट के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ जय वेन झाऊ बोल कर लिख कर जाना बिंदास के। और अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मैं अभी से बोलने में अटक रही हूँ, मतलब फिर से मेरे गले में दर्द हो गए। सॉरी दोस्तों।